हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो जॉब सीरीज में हमने ऑलरेडी काफ़ी कुछ फ्रंट एंड डिज़ाइन के बारे में बात कर लिया था, जिसमें हमने एनालॉग डिज़ाइन, आरटीएल डिज़ाइन, वेरिफिकेशन, ये सब चीज़ों के बारे में बात कर ली थी, स्पेशली वीएलएसआई फील्ड में। तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर जाके देखिए। यहाँ आई बटन पे मैं जॉब सीरीज का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक ही दे रहा हूँ, तो वो देखिए। और अगर अच्छा लग रहा है मेरा कंटेंट तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बैक एंड डिज़ाइन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो फिजिकल डिज़ाइन के बारे में बात करने वाले हैं। तो फिजिकल डिज़ाइन बेसिकली एक बैक एंड डिज़ाइन का ही पार्ट है, जिसको हम शॉर्ट में पीडी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे फिजिकल डिज़ाइन किया जाता है, बट सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके बेसिक मेथडलॉजीज क्या है, मतलब क्या क्या मेथड्स हैं फिजिकल डिज़ाइन करने के। तो यहाँ पे बस ज़्यादा नहीं, दो ही मेथडलॉजी है यहाँ पे। उसके बाद हम एक बेसिक फिजिकल डिज़ाइन का स्टेप्स देखेंगे कि क्या क्या हम करते हैं उसमें। तो 3 स्टेप प्रोसीजर है इन जनरल, मतलब मोटा मोटी बोलूँ तो फ्लोर प्लानिंग, प्लेसमेंट एंड राउटिंग। तो प्लेसमेंट एंड राउटिंग को हम कंबाइनली पीएनआर बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो इस फिजिकल डिजाइन इंजीनियर के लिए। फिर हम देखेंगे कौन कौन सी कंपनीज काम करती हैं, क्या सैलरीज देती हैं स्पेशली फ्रेशर्स को। और सबसे लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे, मैं 3 ऐसे नाम बताने वाला हूँ जिनको आप फॉलो करोगे, जिनसे आप नॉलेज लोगे, तो आपको फिजिकल डिजाइन इंजीनियर मतलब बहुत अच्छा वाला, मस्त वाला बन जाओगे फिजिकल डिजाइन इंजीनियर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेथडलॉजीज क्या क्या है फिजिकल डिजाइन करने के। इसमें 2 बेसिक मेथडलॉजी आती है। सबसे पहला आता है स्टैंडर्ड सेल बेस्ड डिजाइन, जिसको हम सेमी कस्टम डिजाइन भी बोलते हैं, और दूसरा आता है फुल कस्टम डिजाइन। तो स्टैंडर्ड सेल बेस्ड डिजाइन में क्या होता है, यहाँ पे नाम ही हम देख रहे हैं, स्टैंडर्ड सेल का कुछ बनाते हैं हम। ठीक है, तो इसकी जो सबसे खास बात है और इसका जो मोटो है या फोकस कह सकते हो, वो है रीयूजेबिलिटी और टाइम पे। तो अब इसका मतलब क्या है, तो देखो, स्टैंडर्ड सेल बेस्ड डिजाइन में क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड सेल्स की एक लाइब्रेरी बनाते हैं। अब स्टैंडर्ड सेल्स क्या क्या होते हैं, जैसे गेट्स हो गया, फ्लिप फ्लॉप्स हो गया, हमारे एओआई जो एंड और इन्वर्टर सेल्स, या और एंड इन्वर्टर सेल्स, ओ ए आई, और मक्सेज हो गए, 2:1 मक्स, 4:1। ये जो स्टैंडर्ड सेल्स हैं, इसकी हम एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्रिएट कर देते हैं, उसमें सबका लेआउट बना देते हैं। बोला इससे क्या फायदा है हमें, तो देखो, अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम पढ़ ही रहे हैं, और उसमें हम और आगे देखेंगे कि कोई भी डिजिटल सर्किट जो है ना, वो इन्हीं सब स्टैंडर्ड सेल से ही बनते हैं। आप कोई भी सर्किट, कोई कॉम्बिनेशनल सर्किट है तो मक्स गेट से बना सकते हो, या कोई भी आप सिक्वेंशियल सर्किट है तो उसमें फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह यूज करके आप फ्लिप फ्लॉप्स एंड गेट्स यूज करके कुछ भी बना सकते हो। तो अगर वो स्टैंडर्ड सेल्स हमारे पास है तो हम कोई भी ब्लॉक बना सकते हैं, तो उसकी एक लाइब्रेरी बना दी है। और जब भी हमको कोई ब्लॉक बनाना है तो वो लाइब्रेरी से डायरेक्ट उठा लेंगे। तो ये हो गया रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। और बार बार हमको चीजें स्क्रैच से नहीं बनानी, एक बार बना दिया तो रीयूज कर सकते हैं, तो टाइम भी कम लग रहा है। बट इसकी जो एक और सबसे खास बात है, वो है कि इसमें जितने भी स्टैंडर्ड सेल्स है ना, सबकी हाइट जो है ना सेम होती है ना। इससे क्या फायदा है, तो हम आगे देखेंगे इसी वीडियो में कि कैसे अगर हम हाइट सेम रखते हैं ना, तो हमें ग्राउंड एंड वीडीडी कनेक्शंस ना बहुत आसान हो जाते हैं यहाँ पे। और मतलब जो पूरा फिजिकल डिजाइन फ्लो है वो बहुत ही इजी हो जाता है इस टाइप ऑफ अप्रोच से, जब हम स्टैंडर्ड सेल्स या सारे सेल्स की जो हाइट है वो हम सेम रखते हैं। इसकी विड्थ चेंज हो सकती है, बट हाइट सेम होना चाहिए, ताकि हम उसको रो वाइज प्लेस कर सके, और जब हम वीडीडी और ग्राउंड लगाएं तो सबको कॉमन दे सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फ्लो स्टैंडर्ड सेल बेस्ड डिजाइन। उसके बाद आता है फुल कस्टम डिजाइन। तो फुल कस्टम डिजाइन नाम ही आपको दिख रहा है कि इसमें हर चीज जो है ना हम स्क्रैच से करते हैं, मतलब कुछ भी बनाना है हमको वापस से बनाते हैं, कुछ भी रीयूज नहीं करते हैं। तो अब सोचोगे ये क्या पागलपंती है यार, क्यों हम ऐसा करते हैं, एक ही ब्लॉक तो मल्टीपल जगह यूज हो रहा है, तो क्यों हम वही ब्लॉक को वापस से बना रहे हैं। तो पागलपंती नहीं है, ये एप्लीकेशन इसका मैं बताता हूँ। अगर सपोज एनालॉग डिजाइन में देख लो, एनालॉग डिजाइन में कैसा है, आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी सर्किट है, मैक्सिमम सर्किट 70% 80% सर्किट में ऑप एम्प यूज होता ही होता है। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। बट हर जगह उस ऑप एम्प का ना स्पेसिफिकेशन अलग होता है, उसकी करंट रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, उसके आउटपुट अलग होते हैं, उसके इनपुट अलग होते हैं, सब अलग होता है। तो हम वही ऑप एम्प हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं।
हर जगह अलग अलग यूज होता है सर्किट, ब्लॉक नेम सेम है बट हर बार अलग तरीके से डिजाइन करना पड़ता है, तो ऑफ कोर्स हम उसको लेआउट में भी अलग तरीके से ही बनाना पड़ेगा हमें, तो दैट्स वाई हम रीयूज नहीं कर सकते, उस केस में फुल कस्टम बेस्ड ही बनाना पड़ता है। अब जो दूसरा एप्लीकेशन है वो है मेमोरी डिजाइन। अब मेमोरी डिजाइन का जो मेन फोकस है ना वो होता है कॉम्पैक्ट डिजाइन पे, मतलब एरिया बहुत कंस्ट्रेंट रहता है वहां पे, तभी तो यार 128 जीबी के मेमोरी वगैरह भी इतने में आ जाएंगे, ठीक है, लार्जर मेमोरी इन स्मॉल साइज। तो उसके लिए अब स्टैंडर्ड सेल बेस्ड डिजाइन का अप्रोच ही देखो ना, स्टैंडर्ड सेल सब एक हाइट के होना चाहिए, मतलब अगर कोई ब्लॉक है, कोई सेल है, वो छोटे से भी काम चल जाएगा हमारा, तो भी उसका नहीं, हाइट सेम होना चाहिए, हमने फिक्स कर रखा है। तो बताओ इसमें एरिया थोड़ा बहुत तो वेस्ट होता ही है, बट सिंस इजी रहता है इसलिए हम इसको फॉलो करते हैं, बट मेमोरी में हमारे पास एरिया कंस्टेंट है, हमको कुछ भी करके एरिया कम से कम यूज करना है, दैट्स वाई हम स्टैंडर्ड सेल बेस्ड डिजाइन यूज नहीं करते हैं, उसमें हम फुल कस्टम डिजाइन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास जो दो बेसिक मेथडोलॉजी है उसके बारे में हमने बात की। अब हम मोस्ट ऑफ द सर्किट्स में या डिजिटल डिजाइन में हम स्टैंडर्ड सेल बेस्ड अप्रोच ही यूज करते हैं, इसलिए मैं एक बेसिक स्टेप बताऊंगा उसका यूज करने का। तो इसमें 3 स्टेप प्रोसीजर है, जैसे आपको बताया मैंने, फ्लोर प्लानिंग एंड प्लेसमेंट एंड राउटिंग। तो फ्लोर प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये देना चाहता हूँ कि आप मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स आप स्टूडेंट होंगे या कुछ ने अभी जस्ट करियर स्टार्ट ही किया होगा अपना, तो आपको अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल स्किल्स कंपनी में या जॉब के लिए बहुत सारे अदर स्किल्स भी चाहिए, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स एंड इंटरव्यू स्किल्स एंड लीडरशिप स्किल्स, ये बहुत सारे ऐसी चीजें चाहिए। तो उन सब चीजों को सीखने के लिए मैं आपको ये बुक रिकमेंड करना चाहूंगा, द अनपैरेलल रोड मैप, हैंडबुक टू गेट योर ड्रीम जॉब बाय उदय सोनथालिया। तो यार ये बुक में ना स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दिया हुआ है सभी इंडिविजुअल के लिए कि कैसे आप एक स्टूडेंट से प्रोफेशनल बन सकते हैं, कैसे आप ग्रो कर सकते हैं प्रोफेशनली अपार्ट फ्रॉम योर टेक्निकल स्किल्स, क्या क्या चाहिए वो सब इस बुक में बहुत अच्छे से गिवन है। तो नीचे लिए गए डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए गए हैं, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो, और ऑर्डर करना ना तो प्लीज भाई का कोड यूज करना, वर्तुल USC, उसमें आपको एक्सक्लूसिव 50 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा टू ऑल माई व्यूअर्स एंड ऑल माई सब्सक्राइबर्स। तो जल्दी जाके अभी अपना बुक ऑर्डर करो। अब हम आगे बढ़ते हैं, फ्लोर प्लानिंग की बात कर रहे थे। तो फ्लोर प्लानिंग में बेसिकली क्या होता है ना, हम एक फ्लोर का प्लान करते हैं ना, एज द नेम सजेस्ट। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, डाई एंड कोर का साइज डिफाइन करते हैं। तो बोलना डाई और कोर क्या है, तो यार डाई जो है ना, चिप का जो आउटर पार्ट है, जो आउटर बाउंड्री है, उसको डाई बोलते हैं, और उसके अंदर कोर रहता है। ठीक है, जो कोर है उसके अंदर, डाई के अंदर रहता है। अब बेसिकली कोर क्या है कि कोर में ही सारे ब्लॉक्स होने चाहिए, जितने भी आपके जो ब्लॉक्स हैं जो सर्किट में आने चाहिए वो सब कोर के अंदर फिट हो जाने चाहिए। तो अब इसकी साइजिंग करते हैं। तो अब इसकी साइजिंग जो है, चिप कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये सिंपल है ना, ये डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, कितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, और उन ट्रांजिस्टर के साइजेस क्या क्या है। तो इसके ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, तो ये इंफॉर्मेशन हमें फ्रंट एंड डिजाइनर से मिलेगी। फ्रंट एंड डिजाइनर ने डिजाइन किया है, अब उसने तो कोड लिखा है, RTL कोड, उसको वेरीफाई भी कर लिया। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसको फिजिकल फॉर्म में लाना पड़ेगा ना, तो वहां से वो जनरेट करता है नेट लिस्ट। अब नेट लिस्ट क्या है, इट्स अ लिस्ट ऑफ नेट्स। अब नेट्स क्या है, नेट्स इज नथिंग बट कनेक्टिविटी। आपके पास मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, उन ब्लॉक्स के बीच में कनेक्शंस तो होंगे ना, ब्लॉक ए से ब्लॉक बी के बीच में ये कनेक्शन है, ब्लॉक बी से ब्लॉक सी के बीच में ये कनेक्शंस हैं। तो ये सारा जो डिफिनेशन है, कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, क्या क्या साइजेस हैं, कितने कनेक्टिविटी है, ये सब उस नेटलिस्ट में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, मतलब जो नेटलिस्ट है उसमें पूरी जानकारी रहती है कि क्या ट्रांजिस्टर है, कितने ब्लॉक्स हैं, क्या नहीं है, ये सब उसमें रहता है। तो अब ये जो नेटलिस्ट फाइल देख के हम पता करते हैं कि कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, उसके बाद उनका उन स्टैंडर्ड सेल्स में उसको डिवाइड करते हैं उन ब्लॉक्स को, और उनका लेआउट बना के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में रख देते हैं। अब हमको पता है स्टैंडर्ड सेल्स हमारे पास हैं, उनकी कितनी साइज होगी, एक एक स्टैंडर्ड सेल का कितना हाइट विड्थ होगा, ये सब हमें डिसाइड करना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम चिप का डिसाइड करते हैं कितना साइज होना चाहिए, चिप का कितना लेंथ विड्थ होना चाहिए। अब यहाँ पे दो मेन पैरामीटर्स आते हैं उसके लिए। सबसे पहला पैरामीटर आता है यूटिलाइजेशन फैक्टर। अब यूटिलाइजेशन फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो बताता है कि चिप एरिया, जो कोर एरिया है, कितना यूटिलाइज हुआ है। अगर आपने पूरा का पूरा कोर एरिया में सब ब्लॉक्स भर दिए हैं, सब कंप्लीट भर दिया, तो 100% यूटिलाइजेशन फैक्टर हो गया आपको, यानी कि 1।
बट जनरली 100% रखते नहीं है, 50 to 60% रखते हैं। क्यों? क्योंकि यार ये आपका एक चिप है, बट जनरली आप देखते होंगे ना, चिप का वर्जन, नेक्स्ट वर्जन आया या नेक्स्ट जनरेशन आया, तो उसके लिए फिर से फ्लोर प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। इसलिए कुछ कुछ एरिया जो है हम ऑलरेडी छोड़ देते हैं चिप में, ताकि नेक्स्ट अगर हमें कुछ ब्लॉक ऐड करना पड़े नेक्स्ट जनरेशन में, तो हमारे पास एरिया बचा हुआ हो उसी चिप में, हमें वापस से फ्लोर प्लानिंग वगैरह करने की जरूरत ना हो, तो चीजें आसान हो जाती है नेक्स्ट जेन चिप के लिए। तो इसलिए हम अराउंड 50 to 60% यूटिलाइजेशन फैक्टर रखते हैं। और सेकंड चीज जो आती है उसमें एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो क्या है? सिंपल हाइट अपॉन विड्थ है। तो हाइट अपॉन विड्थ है, मतलब अगर हाइट और विड्थ सेम हो गया, अगर एस्पेक्ट रेशियो 1 है, तो क्या हो जाएगा? चिप स्क्वायर शेप का हो जाएगा, अदरवाइज रेक्टेंगुलर शेप का रहेगा। ठीक है, तो ये दो मेन पैरामीटर्स है हमारे चिप के। अब उसके बाद चिप का जो डाई एंड कोर साइज डिफाइन करने के बाद हम उसको एक रोज में डिवाइड करते हैं, और वो रोज की हाइट कितनी होनी चाहिए? वो स्टैंडर्ड सेल्स की जितनी हाइट है, वो हर एक रो की उतनी हाइट होनी चाहिए, ताकि सारे स्टैंडर्ड सेल्स उस रो में फिट हो सके। तो इस तरह से हम फ्लोर प्लानिंग करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? पावर प्लानिंग करते हैं। पावर प्लानिंग में क्या होता है? सपोज पावर मतलब हमारे ग्राउंड एंड वीडीडी के कनेक्शंस कैसे करने वाले हैं, ये प्लान करते हैं। तो ग्राउंड एंड वीडीडी के कनेक्शंस के लिए सपोज अगर एक एक वीडीडी है और सपोज 100 ब्लॉक से वो कनेक्टेड है, तो क्या हो सकता है? अगर 100, वो सारे 100 के 100 ब्लॉक्स एक साथ स्विच हो, हाइपोथेटिकली मान लो एक साथ स्विच कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है? वो सारे एक साथ करंट डिमांड कर रहे हैं। एक साथ करंट डिमांड करेंगे तो पावर सप्लाई तो बेचारा मर ही जाएगा ना, उसका क्या हो जाएगा? अब देखो, सीमॉस टेक्नोलॉजी है, मतलब स्टेडी स्टेट में तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, बट जब स्विच कर रहे हैं उस टाइम बहुत हेवी करंट फ्लो होगा, और उस थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा? जो हमारा पावर सप्लाई है उसका खुद का वोल्टेज थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज ड्रूप। वो वापस से अपने पोजीशन पे आ जाएगा, बट थोड़ी देर के लिए वो डाउन हो जाएगा। सिमिलरली अगर सारे ब्लॉक्स एक साथ डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो क्या होगा? हमारा जो ग्राउंड है उसका वोल्टेज थोड़ी देर के लिए बढ़ जाएगा एट द टाइम ऑफ स्विचिंग, तो उसको बोलते हैं हम ग्राउंड बाउंस। तो ये वोल्टेज ड्रूप एंड ग्राउंड बाउंस के कारण क्या हो सकता है? हमारे पास लॉजिक चेंज हो सकता है, लॉजिक 1 का लॉजिक 0, लॉजिक 0 का लॉजिक, अगर ज्यादा हो गया तो नॉइज मार्जिन से ज्यादा हो गया तो लॉजिक लेवल्स भी चेंज हो सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं? एक ही ब्लॉक को बहुत सारे, सॉरी, एक ही पावर सप्लाई को बहुत सारे ब्लॉक्स नहीं असाइन करते हैं, हम ढेर सारे मल्टीपल वीडीडी एंड मल्टीपल ग्राउंड लगाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? बेसिकली एक मेश टाइप स्ट्रक्चर ही बना देते हैं, मतलब एक तरह से जाल समझ लो, पावर सप्लाई का, वीडीडी एंड ग्राउंड का एक जाल समझ लो बनाते हैं। उसमें रोज एंड कॉलम्स की तरह एक मेश टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं वीडीडी का एंड ग्राउंड का। तो अब क्या होगा? जो भी ब्लॉक उस रो में प्रेजेंट होगा, उन सबको वहां से डायरेक्टली लोकली कॉन्टैक्ट के थ्रू हम ग्राउंड या वीडीडी दे देंगे। अब बोलना सर यहाँ तो पूरा का पूरा हमें चिप पे ग्राउंड एंड वीडीडी दिख रहा है, ब्लॉक प्लेस कहाँ करेंगे? तो भैया ये है 2D व्यू आपको दिख रहा है, बट एक्चुअली में चिप 3D होता है। तो ये जो ग्राउंड एंड वीडीडी है ना, वो अपर लेयर में रखते हैं हम, ठीक है? वो नीचे ब्लॉक प्लेसिंग कर ली, उसके ऊपर हम रखते हैं एक वीडीडी का लेयर, फिर ग्राउंड का लेयर, इस तरह से हम नेक्स्ट लेयर में रखते हैं। अब वो लेयर कैसे बनाते हैं? तो सपोज एक मेटल लेयर हमने रख दिया है, उसके ऊपर हम SiO2 का लेयर जो इंसुलेटर है बेसिकली वो रखते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब तो बहुत सारी चीजें यूज होती है, बट एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं। और उसके ऊपर फिर एक मेटल लेयर बनाते हैं जो हमारा वीडीडी का होगा, और उसके ऊपर ग्राउंड का लेयर। तो इस तरह से हम वेरियस लेयर्स में चिप बनाते हैं। तो अब तो यार करंट टेक्नोलॉजी में 7 to 8 लेयर्स तक जाते हैं, क्योंकि अलग अलग राउटिंग भी होती है, चिप छोटे हो गए हैं तो राउटिंग एरिया कम हो गया है, तो हमें अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाके राउटिंग करनी पड़ती है। अब जब भी हमको कनेक्शन करना पड़ता है बिटवीन द 2 लेयर्स, तो हमको क्या करना पड़ता है? वहां पे डिफ्यूजन एंड डिपोजिशन करना पड़ता है। तो या एक तरह से समझ लो कि ड्रिलिंग करेंगे वहां पे, और वहां पे क्या मेटल भर देंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारा ऊपर से नीचे इंटरलेयर कनेक्शन हो जाएगा, जिसको हम वियाज बोलते हैं। ठीक है, अब ये वियाज के कारण ही क्या इंटरलेयर कनेक्शंस होते हैं। तो ये तो हमारी बात आ गई पावर प्लानिंग की। अब इसके बाद क्या करते हैं? हम पिन प्लेसमेंट करते हैं। तो जो कोर और डाई के बीच का जो एरिया है, वो जो खाली स्थान है, वहां पे हम पिन्स को प्लेस करते हैं। तो पिन्स को प्लेस करने का जो मतलब तरीका रहता है वो यही है कि ये ध्यान रखते हैं कि जो जो ब्लॉक्स हैं
उनमें सपोज मल्टीपल इनपुट्स हैं, तो वो सारे इनपुट्स को एक साथ इकट्ठा करके रखा जाए पिन प्लेसमेंट में। अगर एक पिन को यहाँ रख दिया, एक को दूसरी जगह रख दिया, और ब्लॉक तो एक ही जगह रह सकता है, तो क्या वो राउटिंग बहुत ज्यादा लगेगा। तो फ्लोर प्लानिंग बेसिकली क्या है ना, फ्यूचर का सोच के हम सब कुछ करते हैं। ठीक है, फ्यूचर में अगर फ्लोर प्लान अच्छा नहीं हुआ भाई साहब, तो क्या होगा, फ्यूचर में बहुत ज्यादा राउटिंग करनी पड़ेगी, प्लेसमेंट्स में बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए यार ये हम जैसे बच्चों का काम है नहीं, ये बड़े लोग ही करते हैं। बहुत एक्सपीरियंस चाहिए प्लेसमेंट राउटिंग में, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, तब जाके आप फ्लोर प्लान कर सकते हो। और इसमें इवन फ्रंट एंड डिजाइन के लोग भी शामिल होते हैं, बिकॉज नेटलिस्ट के बारे में पूरी जानकारी उनको ही रहती है। तो ये सब मिल के फ्लोर प्लान करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप है फिजिकल डिजाइन में। ये बेसिकली एक नींव रखता है जिसके ऊपर आप प्लेसमेंट राउटिंग करते हो। ठीक है, इसलिए हमने इतना टाइम दिया है इसको इस वीडियो में भी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्लेसमेंट की। हमारे पास पिन प्लेस हो गए, अब प्लेसमेंट करना काफी आसान हो जाएगा, बिकॉज हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड सेल है तो उसको एक एक रो में लगाना है। जिस पिन के पास उसकी कनेक्टिविटी सबसे कम रहेगी, यानी सबसे छोटी कनेक्टिविटी रहेगी, जैसे उस तरह से हम प्लेसमेंट करेंगे। सपोज एक ब्लॉक है, उसके पिंस इस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड डायरेक्शन में, तो उसको लेफ्ट साइड में प्लेस करेंगे। राइट साइड में प्लेस करने का मतलब नहीं है। उस अगर वो ब्लॉक का आउटपुट कहीं दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड है, ठीक है, तो उस ब्लॉक को उसके पास रखेंगे। तो सुनने में तो काफी आसान लग रहा है, बट सोचो जब मल्टीपल ब्लॉक्स हैं और मल्टीपल कनेक्शन है, एक ब्लॉक है वो 4 ब्लॉक से कनेक्टेड है। ठीक है, अब वो चारों ब्लॉक्स के इनपुट आउटपुट कंडीशंस कुछ और हो सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ट्रेड ऑफ्स आते हैं। अगर वो एक ब्लॉक के पास है तो दूसरे ब्लॉक से दूर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। तो प्लेसमेंट ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए बहुत सारे टूल्स जो है वो एल्गोरिदम्स का यूज करते हैं। तो उसमें बहुत सारे एल्गोरिदम्स है, लाइक मिनिमम कट पार्टीशनिंग एल्गोरिदम है, डनलॉप कर्निघन एल्गोरिदम है, मास स्प्रिंग बेस्ड एल्गोरिदम्स रहते हैं। बट खैर मैं इन एल्गोरिदम्स के डीप में नहीं जाऊंगा, बट जस्ट आपको बता दिया ये एल्गोरिदम्स है। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आप कहाँ से ये एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ सकते हैं, ताकि आपको इसका इंसाइट मिले कि एग्जैक्टली चीजें हो क्या रही हैं। बहुत ही मस्त ज्योमेट्रिकल चीजें यहाँ पे होती हैं, तो मजा आएगा आपको पढ़ने में। अब हो गया प्लेसमेंट, उसके बाद हम करते हैं राउटिंग। तो प्लेसमेंट एक बार हो गया, तो जो बीच के स्पेसेस है, जहां जो खाली स्थान बचे हुए हैं, वो हम देखते हैं कि कितना खाली स्थान बचा हुआ है। हम सेम लेयर में राउटिंग कर सकते हैं या हमें नेक्स्ट लेयर में जाना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें हम डिसाइड करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं एक काइंड ऑफ ग्लोबल राउटिंग, कि हम एक डायरेक्शन बस डिसाइड कर रहे हैं कि ऊपर जाना है कि इसी इसी स्पेस में हो जाएगा। किस तरह से हम डायरेक्शन बस डिसाइड करते हैं, तो ग्लोबल राउटिंग का पार्ट है। उसके बाद अब एक बार वो डिसाइड हो गया, फिर हम डिटेल्ड राउटिंग करते हैं, जिसमें हम प्रॉपर एक शेप देते हैं उस राउटिंग को कि इस तरह से ही जाएगा एग्जैक्टली, या उस तरह से ही जाएगा एग्जैक्टली। तो ये राउटिंग का पार्ट हो गया। अब राउटिंग में भी हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि राउटिंग कम से कम हो। उसमें डीआरसी इश्यूज भी बहुत आते हैं, डिजाइन रूल चेक्स, मतलब दो राउट्स के बीच में इतना गैप होना ही चाहिए, ये लेयर्स की ऐसे क्रॉसिंग क्रॉसिंग, तो ये सब हमें देखना पड़ता है राउटिंग के टाइम। तो कंबरसम अगर फ्लोर प्लान लेकिन सही है ना, तो राउटिंग करने में ज्यादा इशू नहीं आते। फ्लोर प्लान गलत हुआ अगर प्रॉपर नहीं है, तो राउटिंग में इश्यूज बढ़ जाते हैं। इसलिए फ्लोर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमने देख लिया बेसिक जो 3 स्टेप है, फ्लोर प्लान, प्लेसमेंट एंड राउटिंग। अब हम जानेंगे कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इन सब चीजों के लिए, क्या क्या बेसिक्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है जो नॉलेज आपको चाहिए ना, वो है आरएलसी सर्किट्स का। क्योंकि राउटिंग में क्या है या फिजिकल डिजाइन में क्या है, चीजें इतने स्मॉल रहती है ना, और चीजें इतने पास पास रहती है कि हर एक जो वायर है, हर एक जो नेट है ना, वो इवेंचुअली आरएलसी सर्किट में ही कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उस वायर में आरएलसी तीनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आइडियल केस में सपोज एक वेवफॉर्म दिया है मैंने, तो आउटपुट में ये आएगा। बट अब आइडियल चीजें आइडियल तो है नहीं, उसमें आरएलसी के भी इफेक्ट्स जोड़ने पड़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आउटपुट किस तरह से चेंज होगा। तो ये सब चीजों के लिए आपको आरएलसी के बेसिक्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। अब उसके बाद बेसिक ईडीसी वगैरह तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि वो बेसिक है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो तो हर चीज में चाहिए। और फिर मॉसफेट का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको मॉसफेट का ही लेआउट बनाना है ना, मॉसफेट से ही खेलना है। उसके बाद बेसिक वीएलएसआई की चीजें भी आपको आनी चाहिए। शॉर्ट चैनल इफेक्ट्स क्या है, क्योंकि डिवाइसेस बहुत शॉर्ट हो रहे हैं, तो शॉर्ट चैनल इफेक्ट्स क्या है, टेम्परेचर के कारण कैसे वेरिएशंस होते हैं, ताकि आप प्रॉपर लेआउट बना सके। और फिजिकल डिजाइन में भी एक्चुअली ना बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैंने नहीं बताई है, तो वो सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। लाइक क्रॉसटॉक इफेक्ट्स क्या है,
नेट शील्डिंग क्या होता है, या फिर सिग्नल इंटीग्रिटी क्या होती है, डिकपलिंग कैपेसिटर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, प्री प्लेस सेल्स क्या होते हैं, और भी एसटीए क्या होता है। जो एसटीए तो खैर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ही, बट ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी खुद से ही। तो मैं बताऊंगा लास्ट में आपको गुरुज के बारे में, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं ये सब चीजें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है टूल्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे टूल डिपेंडेंट है। तो जो सबसे फेमस टूल है यहाँ पे वो आईसी कंपाइलर 2 जो सिनॉप्सिस का आता है, वो पीएनआर के लिए यूज होता है। उसके अलावा भी मेंटर ग्राफिक्स के भी टूल हैं, एपरीसा करके, या कैलिबर इन रूट करके भी है उनका, कैलिबर इन रूट। तो और केडेंस का वर्चुओसो में भी आप पीएनआर वगैरह कर सकते हो। तो ये बेसिक टूल्स है, बट यार ये इजिली फ्रीली अवेलेबल है नहीं। तो बहुत कम कॉलेजेस में ये एडवांस टूल्स होते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा किन कॉलेजेस में। जनरली आईआईटीज और ओल्ड एनआईटीज एंड आपके जो बिट्स हैं, बिट्स पिलानी एंड बिट्स के जितने भी कॉलेजेस हैं, वीआईटी, ये सब में वो अवेलेबल रहते हैं। ये सब टूल्स बहुत अच्छा रहता है उनका, जो टूल टूल का जो पूरा पैकेज है वो सब लेते हैं। बट नहीं है अगर, तो क्या करना है ये तो हम आगे बात करेंगे ही, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट अब बात कर ले कि कौन कौन सी कंपनीज इसमें काम करती हैं यार। तो यार वीएलएसआई का सेक्टर है, तो वीएलएसआई में जो हमने देखे थे कि ये लिस्ट जो हमने हर वीडियो में देखते हैं, उसी में प्लस माइनस आप कर सकते हो। तो बट जो जो बड़े बड़े नाम है, इंटेल, क्वालकॉम, ये सब तो करते ही है इसमें काम, सिनॉप्सिस। तो उसके बाद हम देखेंगे कि आप सैलरीज कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो यार, खास के फ्रेशर्स के लिए। तो यार बड़ी कंपनी जो है, एमएनसीज, इंटेल, क्वालकॉम वगैरह, वो सब तो यार बहुत अच्छा पैकेज देती हैं। 17 से 18 लाख रुपए इसका पैकेज देती हैं फ्रेशर्स के लिए भी। तो और अगर आपको बड़ी कंपनीज में नहीं मिला, आप छोटी कंपनी से भी स्टार्ट कर रहे हो, तो 3 से 4 लाख रुपए से जनरली वो स्टार्ट करते हैं। बट इसमें कैसा है, ग्रोथ बहुत अच्छा है। मतलब अगर आपने 3 से 4 साल या 5 साल तक अगर मेहनत कर ली ना, तो आप 20 लाख के ऊपर तो रहोगे ही रहोगे। और आगे का तो सोचना ही नहीं, एक्सपीरियंस लेवल तो यार करोड़पति तो आप हो ही। तो वीएलएसआई सेक्टर ही ऐसा है यार कि बस आप अपने मेहनत पे फोकस करो, अपने पढ़ाई पे फोकस करो, पैसे की चिंता मत करो। 4-5 साल बाद, 10 साल बाद, 10 साल बाद तो करोड़पति रहोगे श्योरली। बाकी तो यार पैसे तो लिमिटलेस है। बट अब बात करते हैं मेहनत की यार, कि क्या क्या फॉलो करना है आपको, किनको फॉलो करना है आपको, कहाँ से सीखना है आपको चीजें। तो आज 3 नाम लेने वाला हूं मैं। तो पहला नाम मैं लेना चाहूंगा कुणाल घोष सर का। तो कुणाल घोष सर एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेते हैं काफी, यूट्यूब पे भी उनके काफी वीडियोस मिल जाएंगे फिजिकल डिजाइन से रिलेटेड, एंड अदर वीएलएसआई चीजों से भी रिलेटेड मिल जाएंगे। और उडेमाई पे भी उनके काफी कोर्सेज है। तो उनमें क्या खास बात है ना, मुझे जो लगती है कि वो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, वो चीजें बहुत ही इजीली एक्सप्लेन कर देते हैं। उनके प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। तो इसलिए वो मैं रिकमेंड करूंगा कुणाल घोष सर को। उसके बाद पुनीत मित्तल सर भी है। और हाँ, ये प्लीज ये ध्यान मत रखना कि मैं कैसे नाम ले रहा हूँ, रैंकिंग वाइज बिल्कुल नहीं है। मैं कोई होता नहीं हूँ उनको रैंक करने के लिए, बिकॉज वो ऑलरेडी काफी एक्सपीरियंस लोग हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं। तो ये जस्ट रैंडम वे में मैं नेम ले रहा हूँ। तो पुनीत मित्तल सर की खास बात क्या है, उनके वीडियोस भी हैं, बट उनके ब्लॉग्स जो है ना बहुत चलते हैं वीएलएसआई कम्युनिटी में। पुनीत मित्तल सर के ब्लॉग्स बहुत A1 क्वालिटी के हैं उनकी वेबसाइट पे। और वो पता है उनमें क्या खास बात है, वो तब से चालू कर रहे हैं ना जब कोई नहीं था। ही इज द पॉइनियर इन दिस वीएलएसआई स्टडी फील्ड। तो वो बहुत सालों से सिखा रहे हैं, और जब कोई नहीं था तब से वो है। तो इसलिए वो काफी खास हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम लेना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो मैं लेना चाहूंगा इंद्रनील सेन गुप्ता सर। तो इंद्रनील सेन गुप्ता सर फैकल्टी हैं आईआईटी खड़गपुर के, और उनके एनपीटीईएल के वीडियोस हैं वीएलएसआई फिजिकल डिजाइन पे, तो वो जरूर देखना, मस्ट है। बिकॉज 60 to 65 लेक्चर्स हैं आई थिंक, और उसमें पूरा वीएलएसआई फिजिकल डिजाइन बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो अब देखो यहाँ पे डिबेट, जनरली लोग पूछते हैं हमें कहाँ टूल बेस्ड कुछ सर्टिफिकेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सही बताऊं तो आई डोंट नो यार, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना सर्टिफिकेशन लेके भी जॉब में हैं, और बहुत सारे लोग करके भी जॉब नहीं लग रही है। तो ये इसका कोई सही आंसर नहीं है, हर किसी का जर्नी अलग होता है। बट मेरा ये मानना है कि अभी आपको पता है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो जितनी चीजें आपको फ्री में मिल रही है उतना तो ले लो पहले। जितना आपको यूट्यूब पे मिल रहा है, जितना आपको कंटेंट में मिल रहा है, वो सब तो ले लो पहले। और
ये नेम ऐसे 3 नेम है ना, इतने फेमस है ना कि आप गूगल पे डालोगे तो सीधे आपको मिल जाएंगे उनके सोर्सेज या उनके जो भी कंटेंट है वो पूरा मिल जाएगा आपको तुरंत। बट स्टिल आपको चाहिए तो मैं अगर लिंक चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको पोस्ट कर दूंगा लिंक को आज ही। और मेरा टेलीग्राम चैनल है इलेक्ट्रॉनिक्स बाय वर्तुल। और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो यार, क्योंकि मैं हर एक वीक आई थिंक वीक में 1-2 बार तो जरूर कुछ ना कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी पोस्ट कर ही देता हूँ। तो जिन लोगों को ये दिक्कत है भैया जॉब नहीं है जॉब नहीं है, तो यार मेरे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करते रहता हूँ मैं इन डेली डेली बेसिस पे नहीं, वीकली 1-2 बार तो मैं बहुत ही अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज पोस्ट करता ही करता हूँ। तो प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो और बहुत सारे अपडेट्स उसमें आते रहते हैं। खैर अब पढ़ाई लिखाई करते रहो यार, बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, आरएलसी सर्किट्स पे, तो वो ज़रूर देखो जाके। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा प्लेलिस्ट के। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आगे ढेर सारे ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम एसटीए के बारे में बात करने वाले हैं यार, तो वो वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबा दो ताकि जल्दी से आपको नोटिफाई हो जाए कि मैं वो वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, तब तक के लिए बने रहो मेरे चैनल से। अभी तक देख रहे हो तो लाइक करके जाना। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।